वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन फोटोसिंथेसिस। ये हमारा 4th लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। तो यही डार्क रिएक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि द एंड प्रोडक्ट्स दैट वर फॉर्म्ड वाज ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH जो बना, इस ATP एंड NADPH का अब क्या होगा, ये आपके NCERT का टॉपिक है। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप which is also called as the biosynthetic phase or the dark reaction or the Kelvin cycle or the C3 cycle। जिसको डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक, C3, केल्विन साइकिल। अब अगला सवाल उठता है, इतने सारे नाम क्यों हैं? फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेप के इतने सारे नाम क्यों हैं? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द नेम्स इन डिटेल। हम आपको बताएंगे इसको हम बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं, इसको हम डार्क फेज क्यों कहते हैं, केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, C3 साइकिल क्यों कहते हैं। तो पहला तो समझ लो कि हम इसे बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं। आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बना था दैट वाज ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन एक गैस है, वो तो क्लोरोप्लास्ट से क्या लीफ से ही बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, और जो बच जाता है दैट इज ATP एंड NADPH। ऑफ दीज थ्री ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि ATP एंड NADPH दे आर एक्चुअली यूज्ड टू ड्राइव द process leading to the synthesis of food, more accurately sugars। हमारे लाइट रिएक्शन के एंड में ATP बना, NADPH बना, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन फ्री गैस के जैसे स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है, लीफ से बाहर निकल जाता है। जो ATP एंड NADPH बचता है, इन दोनों को बाद में सी लाइट रिएक्शन आपका थाइलाकॉइड में होता है, इसमें आपका NADP और ATP बना। ये ATP एंड NADP को बाद में हम स्ट्रोमा में, ठीक, light reaction takes place in the grana, this is your grana, the dark reaction takes place in the stroma। यहाँ स्ट्रोमा में इस ATP and NADPH को हम यूज करेंगे to make sugars, and sugar मतलब to make food, and food में भी to be very precise हम इसको ग्लूकोज यानी कि शुगर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम लोग डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP, NADPH एंड ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं, शुगर का सिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज तो देख लिया, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बायोसिंथेटिक फेज है यानी कि जो डार्क फेज है, जो सेकेंड फेज है, इसमें डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन देखेंगे तो दिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में इट रिक्वायर्स हाइड्रोजन, and sunlight it does not use directly it the energy जो प्लांट यूज करता है that is not sunlight, that is ATP, और इसकी मदद से हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में तो हम केवल पानी को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं एंड हाइड्रोजन को हम लोग NADP को देते हैं ताकि वो NADPH में कन्वर्ट हो जाए। सनलाइट को हम लोग ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा बॉडी यानी कि प्लांट का बॉडी कभी डायरेक्ट सनलाइट को यूज नहीं करता ग्लूकोज बनाने के लिए, सनलाइट से जो ATP बना है उसको यूज करता है। यानी कि डार्क फेज में हम जब खाना बना रहे हैं तो हम तो ATP की मदद से बना रहे हैं ना, हमें तो डायरेक्ट लाइट चाहिए नहीं। डायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल कब हुआ? लाइट रिएक्शन में। जब लाइट रिएक्शन में लाइट सोलर एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में हम सोलर एनर्जी को पकड़ के ATP बनाते हैं। डार्क रिएक्शन में जब हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट सनलाइट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसको यूज कर रहे हैं? हम इस ATP मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं। सो सिंस अब हम डायरेक्टली लाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि लाइट का जो एनर्जी है उसको हार्नेस करके ATP बना लिया, हम ATP से एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं। सो सिंस दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक, ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? NADPH। ये NADPH
लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, एटीपी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, हम NADPH एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, दैट मीन्स द डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट बट इट रिक्वायर्स द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH बिसाइड्स ऑफ कोर्स CO2, क्योंकि CO2 भी आपको जरूरत होती है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सो जस्ट लेट अस सी फर्स्ट what is written in your NCERT. कहता है आपका NCERT, you may wonder how this could be verified. आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट या लाइट की जरूरत नहीं होती, आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो कहता है इट इज वेरी सिंपल, इस बात को वेरीफाई करना कि डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट सनलाइट की जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, शाम को जब लाइट अवेलेबल नहीं होती या अपने पॉट को घर में अंदर में आप ले आए हैं, सनलाइट से दूर ले आए हैं, द बायोसिंथेटिक फेज विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। जब आपका लाइट नहीं रहता है, सनलाइट नहीं रहता है, तो भी डार्क रिएक्शन आपका कुछ देर तक चलता है, उसके बाद स्टॉप कर जाता है। अब आप पूछोगे मैम ये स्टॉप क्यों कर जाता है? क्योंकि जब आप सनलाइट खत्म हो जाता है तो लाइट रिएक्शन रुक जाता है, लाइट रिएक्शन रुक जाने से NADPH एंड ATP का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, एंड अगर ATP एंड NADPH का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में इन दोनों की जरूरत है। तो कुछ देर तक डार्क रिएक्शन चलता है, कब तक? जब तक कि पहले से बना हुआ लाइट रिएक्शन का जो पहले से बना हुआ NADPH एंड ATP नहीं है। जब लाइट रिएक्शन के ये दोनों प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन भी होना बंद हो जाता है। दैट मीन्स दो डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है, पर इनडायरेक्टली है, क्योंकि सनलाइट से ही ये ATP बनता है, जिस ATP को हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। इसलिए सनलाइट खत्म होने के बाद कुछ देर तक डार्क रिएक्शन चलता है, उसके बाद डार्क रिएक्शन रुक जाता है, क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से लाइट रिएक्शन नहीं होता, ATP नहीं बनता, तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाता है। आई होप आपको ये बात मेरी पूरी समझ में आ गई। ठीक, इफ देन द लाइट इज मेड अवेलेबल, फिर से अगर आप लाइट में अवेलेबल करेंगे तब जाकर आपका डार्क रिएक्शन वापस स्टार्ट होगा। तो आपका एनसीईआरटी कहता है कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डिस्कस दिस अमंगस्ट योरसेल्फ। कहता है कि ठीक है, डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट का यूज नहीं हो रहा, बट सनलाइट से बने हुए प्रोडक्ट दैट इज ATP का तो इस्तेमाल हो रहा है, और ATP तभी तक बनेगा जब तक सनलाइट है। तो इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट पर डिपेंडेंट है। तो क्या सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को डार्क रिएक्शन बोलना मिसनोमर यानी कि गलत नहीं है? क्या ये सच सही है, गलत है? इसको आप डिस्कस करिए। तो आप किससे डिस्कस करेंगे? आपस में फ्रेंड से करेंगे, मुझसे करेंगे। तो मैं भी यही कहूंगी कि डार्क रिएक्शन को आप डार्क रिएक्शन बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। आप नहीं इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट को यूज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आपको बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सनलाइट जब तक रहेगा तभी तक ना ATP बनेगा जिसको वो कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सनलाइट खत्म, ATP बनना खत्म, डार्क रिएक्शन भी आपका होना बंद हो जाता है। दैट मीन्स डार्क रिएक्शन डार्क में इनफाइनाइटली नहीं होता। ये नहीं है कि आप डार्क रिएक्शन तो चलता ही रहेगा भले ही लाइट रिएक्शन नहीं हो। ठीक, तो इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहें कि नहीं कहें, इस पे काफी डिबेट है। तो हम लोग दो नाम डिस्कस कर लिए। द फर्स्ट नेम इज द बायोसिंथेटिक फेज, द सेकेंड नेम इज द डार्क रिएक्शन। इसके अलावा द थर्ड नेम बाय विच इट इज कॉल्ड, इट इज केल्विन साइकिल। अब इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, इसके लिए थोड़ी सी कुछ कहानी सुन लीजिए। लाइट रिएक्शन में हमें पता है ये ATP एंड NADPH बनता है। अब इस ATP एंड NADPH को हम CO2 के साथ मिक्स करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। वेरी गुड, लेकिन व्हाट आर द स्टेप्स इनटू मेकिंग ऑफ दिस ग्लूकोज? हमको पता है ग्लूकोज बनेगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द सीक्वेंशियल प्रोसेसेस लीडिंग टू दैट? साइंटिस्ट के मन में ये काफी उत्सुकता थी जानने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहती हूं कि आलू है और गोभी है, इसको मिक्स करके आलू गोभी का सब्जी बन गया, तो ये सब्जी बनने में क्या प्रोसेस था? ठीक है, हमने कौन सा मैरिनेशन डाला, हमने दही डाला, हमने क्या क्या चीज डाला, कौन सा मसाला डाला, व्हाट वर द स्टेप्स? ये स्टेप्स मुझे जानना है। मैंने तो पहले क्या देखा था, आलू और गोभी, एंड फाइनली मैंने क्या देखा, आलू गोभी की सब्जी बन गई। बीच का प्रोसेस जानने की मुझ में इच्छा है।
वैसे ही साइंटिस्ट को ये पता था कि लाइट रिएक्शन में हम वाटर से NADPH बनाते हैं, ग्रेट, एंड हम लोग सनलाइट को ATP में कन्वर्ट करते हैं, एंड इस ATP NADPH को जब हम CO2 के साथ मिक्स करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। बट इस ग्लूकोज के बनने में व्हाट आर द स्टेप्स क्या है जिससे हम ग्लूकोज बनाते हैं? हाउ द ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। हम ये जानते हैं, वी सॉ इट अर्लियर, दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन करता है वाटर के साथ टू फॉर्म ग्लूकोज या शुगर, जिसका कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2O होल N, CH2O होल N, CH2O होल N, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर N का वैल्यू से आपका 6 है तो ये क्या हो जाएगा? C6, N इज इक्वल टू, अगर 6 है तो 6 इंटू 2 12 एंड O6, ठीक। तो ये जनरल फॉर्मूला में लिख दिया है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इट वाज ऑफ इंटरेस्ट टू द साइंटिस्ट जानना चाहते थे टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड, व्हाट वर द डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ दिस रिएक्शन, or rather what was the first product that was formed when carbon dioxide was taken into the reaction of X। वो जानना चाहते थे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते थे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता, सेकंड क्या बनता, थर्ड क्या बनता, फाइनली ग्लूकोज कैसे बनता, ये साइंटिस्ट जानना चाहते थे। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, दैट साइंटिस्ट वाज मेल्विन केल्विन। देखो, हिज वर्क वाज एग्जेम्पलरी, काफी सराहनीय उनका काम रहा। उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया। आपको पता है C14 इज रेडियो एक्टिव कार्बन, और उन्होंने इस रेडियो एक्टिव कार्बन को किस पे यूज किया? ही एक्चुअली वर्कड व्हाइल वर्किंग ऑन एन एल्गी। ये देखिए, ऑन एन एल्गी। तो उन्होंने क्या किया? एक एल्गी लिया। चलिए हम एल्गी को ग्रीन कलर से बना देते हैं। उन्होंने, ये एक एल्गी है, अगर ये एल्गी है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, इट विल डू फोटोसिंथेसिस। Now for doing photosynthesis this algae will require what? CO2। इन्होंने जो CO2 इस algae को प्रोवाइड किया for the process of photosynthesis, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन was radioactive कार्बन। यहाँ इसका ये कार्बन उन्होंने C14 कार्बन दिया, ठीक। ऑब्वियसली एल्गी ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एंड आफ्टर थ्रू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ रिएक्शन, इससे पहले A बनाया, मे बी उसका B बनाया, C बनाया, एंड फाइनली जो हमारा एंड प्रोडक्ट था वो ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो मेल्विन केल्विन ने क्या किया? एल्गी जो है, इस एल्गी में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को स्टडी किया, एंड जो कार्बन का सोर्स था वो उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया। तो ऑब्वियसली ये कार्बन, अगर से A बना, B बना, C बना, इन सब में कार्बन कैसा है? रेडियो एक्टिव है। तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि एक्चुअली A, B एंड C क्या है। देखिए, आपको अगर बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक चीज फिर से समझाऊं। सपोज हम कह रहे हैं कि ये हमारा सेल है, ये मेरा प्लांट सेल है, एंड इस प्लांट सेल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड एक बनाता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है डाई PGA। मैं 2-3 स्टेप लिख रही हूं, एंड देन मे बी अल्टीमेटली ये बनाता है ग्लूकोज। मैं जानना चाहती थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एज अ रॉ मटेरियल लिया, इसके और ग्लूकोज के बनने के बीच में कौन कौन से और इंटरमीडिएट्स बने, what are the other intermediates that were formed, one, and what was the first product that was formed, first क्या बना, second क्या बना, third क्या बना, fourth क्या बना, I wanted to know। For that what I did was I took radioactive carbon, this carbon I took radioactive, जो, and suppose this is my alga, ठीक है, this is my alga, and this carbon I took radioactive carbon, that is C15 कार्बन हमने इस्तेमाल किया। Now what will happen, ये एक सेल है, सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कार्बन कंपाउंड होंगे, लेकिन उनमें से कौन कौन सा कार्बन कंपाउंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का हिस्सा है? There are, say what I am trying to say is, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एंड उस 40 बच्चों में केवल 5 बच्चों ने एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया। जब ये 5 बच्चे पूरे क्लास के साथ बैठ जाते हैं, हाउ विल आई नो of all the 40 children which are the ones which have actually participated in the drama? मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे तो सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए एक जैसे दिख रहे हैं।
अगर ये ड्रामा में जो बच्चों ने एक्ट किया है, अगर वो कलर ड्रेस में बैठेंगे तो पूरे क्लास में 40 बच्चों में भी उन 5 बच्चों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, बिकॉज ऑल अदर्स आर इन द स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल दोज 5 आर इन कलर्ड यूनिफॉर्म। उनको देख कर ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि विच वन हु आर द वंस हु हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा। Similarly, there is a lot of organic compound in the cell. प्लांट ये एल्गा का सेल है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मे बी दे इंक्लूड देयर इज अनदर कंपाउंड से बी, देयर इज अनदर कंपाउंड सी, ऑल ऑफ देम आर कार्बन कंपाउंड। मुझे कैसे पता चलेगा इन सब में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के इंटरमीडिएट है? दैट मीन्स CO2 इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज ग्लूकोज। अ लॉट ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, they are all carbon compounds, but there are other carbon compounds in the cell as well. How will I understand which of these substances are basically the intermediates of, which of them are intermediates of the dark reaction and which of them are not a part of the dark reaction? So what I did was that carbon dioxide which was entering into the dark cycle, वो carbon dioxide जो dark cycle में enter कर रहा था, Kelvin cycle में enter कर रहा था, उस carbon dioxide के कार्बन को हमने रेडियो एक्टिव ले लिया। अब हमको जो जो इंटरमीडिएट में ये रेडियो एक्टिव कार्बन दिखाई देगा, हम समझ जाएंगे कि these are the intermediates which were formed before the glucose was formed. In fact, this glucose will also contain radioactive carbon C50. So just by tracking this radioactive carbon, I could actually find out which is the first intermediate, which is the second intermediate, what are the various intermediates that are formed before the glucose is formed. ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुनिए। हमें ये पता चल गया कि प्लांट लाइट रिएक्शन में ATP and NADPH बनाता है एंड डार्क रिएक्शन में इस ATP NADPH की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करता है। इस साइकिल को हमने नाम दिया डार्क साइकिल, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बायोसिंथेटिक फेज बोला क्योंकि इसमें हम बायोसिंथेसिस कर रहे हैं ग्लूकोज का। लेकिन साइंटिस्ट के मन में एक सवाल था, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनने के बीच में और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, विच इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड द सब्सिक्वेंट इंटरमीडिएट्स विच एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये कैसे पता चलेगा? सेल में तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनमें से कौन कौन सा फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए एंटर किया सेल के अंदर, उसको रेडियो एक्टिव ले लिया, यानी कि कार्बन C15 ले लिया। दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट वाज स्टडीड इन एन एल्गी। एक एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करेगा ही, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए। हमने इस CO2 को रेडियो एक्टिव CO2 लिया और एल्गी को दिया। अब एल्गी ने उस CO2 की मदद से ग्लूकोज बनाया, तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन हर इंटरमीडिएट में पाया जाएगा। सो बाय ट्रेसिंग दैट रेडियो एक्टिव कार्बन वी कुड एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड एंड ऑल अदर इंटरमीडिएट्स आर व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। आई एम श्योर अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो स्टडी से पता लगा, since all this entire cycle was worked by Melvin Kelvin in his honor, we also call this cycle as Kelvin cycle. मैं आपको बता रही थी ना इसके 4 नाम है, तो ये नाम इनको क्यों दिया गया है? बायोसिंथेटिक फेज क्यों है, पता चल गया। डार्क रिएक्शन क्यों है, पता चल गया। केल्विन साइकिल क्यों है, क्योंकि द एंटायर प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन वाज वर्कड आउट बाय मेल्विन केल्विन। इन हिज ऑनर वी कॉल इट एज केल्विन साइकिल। साइकिल क्यों बोलते हैं बताएंगे। साइकिल मीन्स समथिंग विच कम्स बैक फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड। आप देखेंगे केल्विन साइकिल एक साइक्लिक फेनोमेना है, जहां से स्टार्ट करते वहीं पर वापस आ जाते। एंड लास्ट इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टडी से ये पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है इस साइकिल में, जो पहला कंपाउंड बनता है इस साइकिल में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। I have a lot of intermediate, से A से बना B, से B से बना C and finally मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। जो ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है इन इस पूरे प्रोसेस में, दिस इंटरमीडिएट वाज फाउंड टू बी अ 3 कार्बन कंपाउंड। It was found to be a 3 carbon compound. Now since here the first stable product that was formed in this entire reaction, that was a 3 carbon compound, so we also call it as a C3 cycle. देखिए यहाँ लिखा है, the use of radioactive
carbon, that is C14. Sorry, the radioactive carbon is not C15, it is C14. I'm so sorry. मैं throughout C15 कर रही थी. The radioactive carbon C14 was used. Terribly sorry. I've been saying C15, it's C14. I apologize and I correct myself again and again. It is C14. He used this radioactive carbon in an alga to study the photosynthesis, and that led to the discovery that the first carbon dioxide fixation product was a 3-carbon compound, organic compound. Since he contributed, he means Melvin Kelvin, contributed to find out the complete biosynthetic pathway, that is the dark reaction. So we also call it as a Kelvin cycle after him. And since the first stable product was a 3-carbon compound, organic acid, so we also call it as C3 cycle. And not only that, Melvin Kelvin ने ये भी बताया that the first 3-carbon compound that was formed was PGA. इस 3-carbon compound का नाम था PGA. PGA का full form है phosphoglyceric acid. This was found to be phosphoglyceric CARIC acid. हमें कैसे पता लगा था? हमने रेडियोएक्टिव कार्बन एल्गी पे फोटोसिंथेसिस स्टडी किया था. एक बार यू वांट टू सी इट वंस अगेन. हमने एल्गी पर फोटोसिंथेसिस स्टडी किया था. इस एल्गी को हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिया था? रेडियोएक्टिव, दैट इज C14 टाइप. एंड उसके बाद हमने देखा कि ये C14 टाइप का कार्बन कौन कौन से इंटरमीडिएट में पाया जाता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जिसमें ये C14 कार्बन पाया गया, we studied and we found it to be PGA, also called as phosphoglyceric acid. And since the first carbon stable compound was a 3-carbon compound, so we also called it as your C3 cycle. So with that, we now know a lot about the introduction of Kelvin cycle. जितना बताएं सुनते जाओ. फोटोसिंथेसिस पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहे हो. फोटोसिंथेसिस में हमें ग्लूकोज बनाना है. ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए. कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से, केवल हाइड्रोजन हम वाटर से लेंगे. तो लाइट रिएक्शन में हम सारी तैयारी करते हैं. वाटर को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन को NADP को देते हैं जो NADPH बनाता है, एंड सनलाइट को हम ATP में कन्वर्ट करते हैं. डार्क रिएक्शन में इस हाइड्रोजन NADP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर हम ग्लूकोज बनाते हैं. हमारे मन में सवाल उठा कि ये स्टेप को हम क्या नाम दें, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लूकोज बना रहे, वी कॉल इट बायोसिंथेटिक पाथवे. क्योंकि ये स्टेप डायरेक्ट सनलाइट के इन्फ्लुएंस पे काम नहीं कर रहा, वी कॉल इट एज डार्क रिएक्शन. एंड क्योंकि इसको पूरा डिटेल में स्टडी किया था मेल्विन केल्विन ने, सो वी कॉल इट एज केल्विन साइकिल. इट्स साइक्लिक, सो वी कॉल इट एज साइकिल. एंड क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड स्टडी से पता लगा एक 3-carbon कंपाउंड PGA है, सो वी कॉल इट एज अ C3 साइकिल. हमें कैसे पता लगा दैट द फर्स्ट इंटरमीडिएट इज PGA? सो what we did, Melvin Kelvin did, was he took in green algae, and in this algae he provided carbon dioxide, and the carbon was in that carbon dioxide was radioactive, that is C14 type. उस एल्गी ने उसको फिक्स किया एंड उसने जो जो इंटरमीडिएट बनाया उस कार्बन डाइऑक्साइड में, हर इंटरमीडिएट का कार्बन में was radioactive carbon. So by studying that radioactive carbon, we could actually find out कि उससे क्या क्या बन रहा है. उसी से हमें पता लगा कि पहला स्टेबल कंपाउंड इज अ 3-carbon कंपाउंड जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? तो अगला सवाल क्या आया? What was the next question that came to our mind? What is the primary acceptor of this CO2? ये जो CO2 है, you know it very well. Let me just remove this for the time being. You know it very well that this CO2 molecule is a 1-carbon compound. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन कितना है? You have only 1 carbon. So carbon dioxide is a 1-carbon compound. एंड हमें ये पता लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जो पहला कार्बन कंपाउंड बनता है दैट इज PGA, एंड दिस PGA इज अ 3-carbon कंपाउंड. 1 2 3. ठीक है. तो अगर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड
1 कार्बन कंपाउंड है एंड जो हम पीजीए बना रहे हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे एक चीज एकदम क्लियर हो गया दैट देयर मस्ट बी अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हियर. There must be a carbon dioxide acceptor, and how many molecules of carbon do you think this carbon dioxide acceptor must have in order to form a 3 carbon compound that is PGA. मेरा कहने का मतलब क्या है, आप पहले तो ये समझ लो, ये CO2 acceptor की जो हम बात कर रहे हैं ये है क्या. What is this? This is CO2, you know that. This is your CO2, ठीक. This CO2 is going to form a 3 carbon compound called as PGA, ठीक. And इसका एक कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है. Now what is this carbon acceptor molecule और ये कितने कार्बन का है? This is carbon acceptor molecule and how many carbons does it have? याद सुनो, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है. जब कार्बन डाइऑक्साइड में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी तो ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है ना. आपको पता है ग्लूकोज बन जाएगा. मैं कितनी बार ये इक्वेशन बता चुकी हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का केवल हाइड्रोजन चाहिए होता है हमें, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जिसको हमने डार्क लाइट रिएक्शन में एटीपी बना लिया है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा. ग्लूकोज बनाने के लिए यू नीड कार्बन, यू नीड ऑक्सीजन एंड यू नीड हाइड्रोजन एंड यू नीड एटीपी. अगर ये प्रोसेस इतना सिंपल होता तो, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनो. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, अग्रीड और नॉट अग्रीड? टेल मी. ऑफ कोर्स अग्रीड. यू नो दैट एयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड. एयर ऑल्सो हैज हाइड्रोजन, अग्रीड और नॉट? अरे हाइड्रोजन एक गैस है तो ऑब्वियसली एयर में पाया जाएगा. सो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में हाइड्रोजन है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ऑन अ पेज. So the air contains carbon dioxide, we know that. The air also contains hydrogen, we know that. ठीक है. आपको पता है जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है. So these two are already there. इन दोनों को मिलकर ग्लूकोज बनाने के लिए we need energy. So whenever it rains, जब भी बारिश होती है तो बिजली कड़कती है. This lightning has huge amount of energy. इसमें बहुत एनर्जी होता है, ठीक है. तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके तब तो हवा में ही ग्लूकोज बन जाना चाहिए था. दैट मीन्स जब भी बिजली कड़कती, जब भी देयर वुड हैव बीन अ थंडरस्टॉर्म, एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, हाइड्रोजन है ही, इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी दे वुड हैव फॉर्म ग्लूकोज, और पता चलता बारिश के साथ ग्लूकोज भी नीचे आ रहा है. सोचो लाइफ का सारा टेंशन खत्म. अभी तो खाना के पीछे ही तो सब कुछ है. हम काम खाना के लिए करते हैं, हम चोरी खाना के लिए करते हैं. एवरीथिंग इज फॉर आवर स्टमक. हिंदी में कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है. एवरीथिंग इज फॉर द फूड, राइट. जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए एंड एवरीथिंग इज फॉर द फूड. कितना अच्छा होता है ना, एयर में CO2 है, एयर में हाइड्रोजन है, बिजली कड़की तो उसके एनर्जी से दोनों मिलकर ग्लूकोज बना. अब बारिश में ग्लूकोज आ रहा है, हमें जब भूख लग गई कुछ नहीं करना है, मुंह खोल के रखो, बारिश के साथ ग्लूकोज का पैकेट आएगा और आपके मुंह में गिर जाएगा, सारा टेंशन खत्म. पर आज तक ऐसा होते देखा है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलकर बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म दे हैव फॉर्म ग्लूकोज एंड बारिश के साथ ग्लूकोज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस ग्लूकोज को आप आराम से लो, भर लो पानी और ग्लूकॉन डी का पानी पी लो और सारा एनर्जी ले लो. आज तक ऐसा देखा है? नहीं, कहीं नहीं होता. व्हाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का आपस में इतना अच्छा एफिनिटी नहीं है कि जब देखो थोड़ा सा भी इनको कोई पुश कर दे, एनर्जाइज कर दे तो दोनों मिलकर ग्लूकोज बना देंगे. एकदम नहीं, पटती नहीं है दोनों में. जब दो आदमी को मिलकर एक काम करना है और दोनों में पटती नहीं है, दे डू नॉट गो वेल टुगेदर, व्हाट डू यू नीड? यू नीड एन इंटरमीडिएट. से देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द क्लास एंड दे आर A and B. आई आस्क देम कि आप दोनों को मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है, पर दोनों में बनती नहीं है, बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती है. उन दोनों को मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. उस केस में आपको कौन चाहिए? इंटरमीडिएट. से आई एम एन इंटरमीडिएट, सो आई विल कम्युनिकेट विथ हिम, आई विल कम्युनिकेट विथ हर, एंड मैं एक बीच का काम करूंगी ताकि ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट दे दे. सो यही साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे, इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है? हु इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हु विल फर्स्ट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, then that will take hydrogen, and then with the help of ATP it will form glucose, itself will get free to do the cycle once again.
याद रखना, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज जस्ट एन इंटरमीडिएट। मेरा देखो, मैंने एक हाथ से CO2 लिया, एक हाथ से हाइड्रोजन लिया, ATP की मदद से ग्लूकोज बनाया, मैं फिर फ्री हो गई, मैं खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुई, मैं फ्री हो गई एंड आई एम रेडी टू रिपीट द रिएक्शन वंस अगेन। साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि ये जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ये कितने कार्बन का है? आई राइट इट इन हिंदी ओनली, ये कितने कार्बन का बना हुआ है? ठीक, का बना है। Why? Because I just want to know, because one thing I know is that ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक कार्बन का है एंड ये इस इंटरमीडिएट के साथ जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनाता है दैट इज PGA, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सो how can a 1 carbon compound form a 3 carbon compound unless, ठीक, this carbon dioxide acceptor is a 2 carbon compound. So this is a 2 carbon compound, this is 1 carbon compound, say this is 1 carbon compound carbon dioxide। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन और इस इंटरमीडिएट का 2 कार्बन मिलेगा, the carbon dioxide acceptor, not intermediate, this molecule I am talking is carbon dioxide acceptor, अगर इसका 2 कार्बन मिलेगा तभी ना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA 3 कार्बन का बनेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आई मेड इट इन येलो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का आई मेड इट इन ग्रीन। सो इफ दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, तब ना 2 + 1 मिलकर द फर्स्ट इंटरमीडिएट दैट विल बी फॉर्म, दैट विल बी अ 3 कार्बन कंपाउंड। ऐसा साइंटिस्ट के दिमाग में चल रहा था। जस्ट दे वांटेड टू नो दैट व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब ये सब सुनने के बाद तो आपको क्या लगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखो जो मैं दिखा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 1 कार्बन कंपाउंड। देखो मैंने इसको रेड कलर से बनाया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी, this is 1 carbon compound and the first stable compound PGA, it is a 3 carbon compound। ठीक, so 1 carbon compound से 3 carbon compound बनाने के लिए यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये कितने कार्बन का होगा? That was something the scientists wanted to know. Now the question that was asked by the scientists was that was to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule which after accepting CO2 will form 3 PGA? ये जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद, मैं इसको इंटरमीडिएट लिख रही हूँ, 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, ये कितने कार्बन का होना चाहिए? ये साइंटिस्ट के मन में चल रहा था। They normally, what did they believe? They thought that since the first product was a C3 acid, उनका कहना था since first product एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर देखो, since it is a 3 कार्बन कंपाउंड and carbon dioxide is a 1 कार्बन कंपाउंड, so obviously the primary acceptor must be a 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि जब इस 2 कार्बन कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन अटैच होगा तब जाकर हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनेगा। मैं हजारों बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक, सो दे थॉट दैट इट मस्ट बी अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड दे स्पेंट मेनी इयर्स टू आइडेंटिफाई दिस 2 कार्बन कंपाउंड। सालों लग गए इस 2 कार्बन कंपाउंड को खोजने में, इसके बारे में जानकारी लेने में कि आखिर ये 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, ये जानने में द साइंटिस्ट स्पेंट इयर्स बट दे कुड नॉट फाइंड आउट। दे कुड फाइंड आउट दैट द इनिशियल कंपाउंड इज CO2। They could also find out that the first stable compound is PGA. It's a 3 carbon compound, it's a 1 carbon compound. But the intermediate, that is the carbon acceptor, which should be made up of 2 carbon, this they could not identify for years. सालों तक वो इस 2 कार्बन कंपाउंड को नहीं खोज पाए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 2 कार्बन का था ही नहीं, इट वॉज अ 5 कार्बन कंपाउंड RUPP। It was not a 2 carbon compound, it was a 5 carbon compound, the first acceptor of CO2, इसका नाम था RUBP। आप बोलोगे मैम अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कैन नेवर बी a 6 carbon compound, 3 carbon compound, it must be a 6 carbon compound।
And how? You can just show me 1, 2, 3, 4, 5 of RuBP and 1 carbon of carbon dioxide. So obviously then this should have been a 6 carbon compound. But it was found to be a 3 carbon compound. So how was that possible? It was possible because ये जो first compound 6 carbon का बनता है, that is not stable, it is unstable. It is very unstable. ठीक, अनस्टेबल होने की वजह से ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन कर जाता है. सो लेट मी ब्रेक इट डाउन. ठीक, इट विल इमीडिएटली ब्रेक डाउन. ये बीच से टूट गया और जैसे ये बीच से टूट गया तो इसने क्या बनाया? 2 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया. इट मेड 2 3 कार्बन कंपाउंड. सी, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, this is a 3 carbon compound. So it made 1 into 2 3 कार्बन कंपाउंड एंड इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम PGA था. तो मैंने तो आपको बताया था द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड. तो स्टेबल कंपाउंड यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड ही है. 6 कार्बन कंपाउंड जो शुरू में बना था यहाँ पर देखिए दैट वाज वेरी अनस्टेबल. ठीक, so that is how we came to know that the first acceptor of CO2 is not a 2 carbon compound, rather it is a 5 carbon compound, and this 5 carbon compound is called as RuBP, जिसका full form है ribulose biphosphate. So just look at this. This is how, मैं सिर्फ starting दिखा रही हूँ आपको पूरे reaction का, then we will go into the detail. That means what we came to know was, let me do it once again. Carbon dioxide, which is a 1 carbon compound, combines with RuBP, जिसका full form है ribulose biphosphate. ठीक है, जिसका नाम है ribulose biphosphate RuBP. ठीक, जिसको हम लोग RuBP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. It's a 5 carbon compound, 1, 2, 3, 4, 5. It combines with one carbon compound, carbon dioxide, to form a 6 carbon compound. This 6 carbon compound is very unstable. It immediately breaks to form 2 molecules of 3 carbon compound, which is called as PGA or phosphoglyceric acid. See, 3-phosphoglycerate. So the studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule of this carbon dioxide was a 5 carbon compound ketose sugar called as ribulose biphosphate RuBP. The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach to this conclusion. पहले तो बहुत साल वेस्ट कर दिए सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड खोजने में. हम वो चीज खोज रहे हैं जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती. सालों उसमें वेस्ट हो गए एंड फाइनली लास्ट में हमें पता लगा दैट द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. Right, so this is a little background of the process of photosynthesis. So Kelvin and his workers then found out the whole pathway. Finally उन्होंने पूरे pathway को find किया कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या बनाता है, दूसरा क्या बनाता है, तीसरा क्या बनाता है, ग्लूकोज कैसे बनाता है, एंड फिर ये जो RuBP है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसको रीजेनरेट कैसे करता है. दिस वाज अ कंप्लीट साइक्लिक फिनोमेना. केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स ने इस पूरे पाथवे को फाइंड किया एंड उन्होंने देखा कि ये पाथवे साइक्लिक फॉर्म में जाता है जिसमें RuBP इज रीजेनरेटेड. RuBP इज रीजेनरेटेड जैसे भी मैंने बताया. I will take carbon dioxide, I'll form a compound. ठीक, then I'll take hydrogen, I'll form another compound. फिर carbon dioxide and hydrogen से मैं क्या बनाऊंगी? Glucose, and then again I will be regenerated. मेरे से शुरू हुआ था, I'm again regenerated. It's exactly going like a cycle. ठीक, so it is called as Kelvin cycle, and this Kelvin cycle is the process जिससे actually glucose synthesize होता है. ठीक, एक बार फिर मैं समरी बता दूं जितना मैंने पढ़ाया उसका. फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फोटोसिंथेसिस, नर्वस मत हो. हाँ, ग्लूकोज बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एटीपी की मदद से आपका ग्लूकोज बनेगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है. उसको जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, सबसे पहले पकड़ता है, गैस है ना जो उसको पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज RuBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट. ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो 1 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है. ये कंपाउंड काफी अनस्टेबल है, ये तुरंत टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज PGA. ये PGA फिर एक और मॉलिक्यूल बनाता है, एक और बनाता है, फिर हम फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज बनाने के बाद RuBP का 5 कार्बन जो उधारी लिया था हम उसको वापस दे देते.
ठीक, so that the RUBP is regenerated and it is ready to conduct this experiment once again. Since it goes in a cyclic manner, हम लोग इसको केल्विन साइकिल कहते हैं. अब ये केल्विन साइकिल का डिटेल स्टेप क्या है? इसका पूरा प्रोसेस केल्विन साइकिल का 3 स्टेप में बटा हुआ है. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, द सेकेंड इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज RUBP रीजेनरेशन. तीनों स्टेप क्या है हम अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, पर उससे पहले let us start Kelvin cycle properly. ठीक है, what is Kelvin cycle? That cycle which explains how carbon dioxide is fixed to form glucose with the help of ATP and NADPH molecule. This entire cycle is called as Kelvin cycle. It is divided into 3 steps. First step is carboxylation, the second step is reduction, and the third step is regeneration. What is the aim of this reaction? The aim of this reaction is to assimilate कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करें और कार्बन डाइऑक्साइड को ATP and NADP की मदद से हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करें. ठीक, वेयर डज दिस डार्क रिएक्शन अकर? दिस अकर्स इन द स्ट्रोमा. This occurs in the stroma part of the chloroplast. While the light reaction occurred in the thylakoid, the dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast, and the entire cycle is divided into 3 steps. First, carboxylation, second is reduction, and third is regeneration. So let us start with the first step. ठीक है, are you prepared? समझ में आ रहा है? पक्का अच्छे से prepared हो? तो चलो सुनो. Carbon dioxide, which is a 1 carbon compound, see I've written 1 carbon, combines with RUBP. It combines with RUBP, which is a 5 carbon compound, to form a 6 carbon compound. This 6 carbon compound is very unstable and it immediately breaks each 6 carbon compound. Each 6 carbon compound immediately breaks to form 2 molecules of 3 carbon compound. It breaks immediately to form 2 molecules of 3 carbon compound called as phosphoglyceric acid. ठीक है, it is a 3 carbon compound. It is called as phosphoglyceric acid. This phosphoglyceric acid, now see it very, very, very carefully. This phosphoglyceric acid, with the help of ATP and NADPH produced during the light reaction, forms a molecule of glucose. These are the intermediates. सबसे पहले बनता है 3-PGA, फिर उससे बनता है 1,3-DiPGA, फिर उससे बनता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट यानी कि PGAL. ये इंटरमीडिएट्स है. पहला है PGA, फिर दूसरा है 1,3-DiPGA. ठीक, उसके बाद बनता है फॉस्फोग्लिसल एल्डिहाइड. ठीक, उसके बाद सम ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स they go to form glyceraldehyde phosphate, they will form glucose, and the remaining carbon will actually regenerate RUBP. ये जो RUBP से आपने 5 कार्बन उधारी लिए थे, ये आप वापस ले लेंगे, इसको दे देंगे, so that this RUBP is again ready to continue the cycle once again. Right? So this cycle is mainly made up of 3 steps. देखो पहला स्टेप क्या है? दैट इज कार्बोक्सिलेशन. दैट प्रोसेस बाय विच RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है. अच्छा हाँ, दिस फर्स्ट स्टेप में RUBP is the carbon dioxide acceptor and this requires an enzyme called as Rubisco. Very important. This takes place in presence of an enzyme called as Rubisco. इसका फुल फॉर्म है राइब्यूलोज. सुन लो, इसके बारे में भी हम बहुत कुछ बताएंगे आपको अगले क्लास में. We call it as ribulose biphosphate. ठीक है, we call it as ribulose biphosphate, PHAT, ribulose biphosphate. ठीक, and carboxylase. Sorry, oxygenase and carboxylase. Carboxylase, oxygenase. My God, इतना बड़ा नाम. चलो एक बार ऐसा करते हैं, अलग स्लाइड में पहले बता देते हैं. मेरा पहला स्टेप क्या है? RUBP, which is a 5 carbon compound, will join with
carbon dioxide, which is a 1 carbon compound, both of them will join to form one molecule of 6 carbon compound, which is unstable, and it will immediately break to form 2 molecules of 3 carbon compound called as phosphoglyceric acid. ये 3 carbon compound है. इस पूरे प्रोसेस में हमें इस पूरे स्टेप के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है. दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज रुबिस्को. So what is the full form of Rubisco? Ribulose, right? Rubisco, it is RUBISCO. So it is ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate, that is RUB. RUB is ribulose biphosphate. Then carboxylase oxygenase. ठीक है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. दैट मीन्स, सुन लो, बाद में आप ऑक्सीजनेज पढ़ोगे. राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका मतलब पूरा समझ लो, आगे आपको पढ़ना ही है. आपको मैंने पहले भी बताया, मैं आज फिर बता दूं, मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही बोला था, हाफ नेम ऑफ द एंजाइम इज ऑन द सबस्ट्रेट. ठीक, नाउ यहां पर सिंस द सबस्ट्रेट इज RUBP, ये तो एंजाइम है, द सबस्ट्रेट इज RUBP, सो इट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट, एंड हाफ नेम इज ऑन द फंक्शन ऑफ द एंजाइम. This enzyme can act both as carboxylase and oxygenase. That means it can combine both CO2 and O2 to RUBP. Ribulose biphosphate carboxylase oxygenase जो एंजाइम है, this enzyme actually works on RUBP, ribulose biphosphate, and it can act both as carboxylase and oxygenase. Carboxylase means it can add carbon dioxide to RUBP, and oxygenase means it can also add oxygen to RUBP. And this is very tricky. When it adds carbon dioxide, जो अभी ऐड कर रहा है, यहां पर ये कार्बोक्सिलेज का काम कर रहा है, then this RUBP is taken to a cycle called as Kelvin cycle, जो मैंने अभी आपको पढ़ाना है. तब इससे आपका केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होगा. बट अगर ये रुबिस्को RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन दे देती है, देन इट विल ट्रिगर इट टू गो फॉर अनदर रिएक्शन. तब ये इस रिएक्शन में जाएगा ही नहीं, तब ये एक और रिएक्शन में जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल, जो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे. फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं. C2, let me draw it little clearly. This is also called as C2 cycle. I know you are finding it little tricky, लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, सुनना तो आपको पड़ेगा ही. मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा पूरे साइकिल में फर्स्ट जो कंपाउंड है वो कौन है? RUBP, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. इस RUBP पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, एंड इसको जोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, जिस एंजाइम का नाम है रुबिस्को. Now ये I am RUBP, this is Rubisco. This Rubisco will help me join with carbon dioxide to form Kelvin cycle. But ये Rubisco का डुअल रोल है, ठीक है, ये दोगला है. ठीक, ये पार्टी बदल लेता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो रुबिस्को मुझे, यानी कि मैं RUBP हूं, मुझे ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और कहेगा आप केल्विन साइकिल करो. बट अगर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये रुबिस्को मुझे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ऑक्सीजन देगा, और मुझसे कहेगा नहीं आप एक अलग साइकिल करो, जिस साइकिल का नाम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल. यानी कि ये रुबिस्को एंजाइम बहुत आम भाषा में बोले तो बिन पेंदे का लोटा है. जस्ट लाइक RBC को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो लेता है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ हो लेता है, अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिलता है वो उसके साथ हो लेता है. पढ़ा है ना हीमोग्लोबिन के बारे में, RBC में जो हीमोग्लोबिन है, वैसे बिन पेंदे का लोटा है ये रुबिस्को. इसका सबस्ट्रेट RUBP ही है. RUBP is the substrate and Rubisco is the enzyme, but this enzyme can act both as carboxylase and oxygenase depending which one is in abundant. अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है, मतलब एक्सेस में है, तो रुबिस्को RUBP को क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रमोट करेगा क्या साइकिल करने? केल्विन साइकिल. बट अगर ऑक्सीजन ज्यादा है
तो यही रुबिस्को आरयूबीपी को ऑक्सीजन देगा और कहेगा कि तुम ये केल्विन साइकिल भूल जाओ, तुम C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन करो. Since it has a dual role, it can trigger RUBP to do different cycle. One of them is Kelvin cycle जो आज पढ़ा रहे, जो other cycle में उसको ढकेल कर सकता है. That is your photo respiration, वो आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे. तो फिलहाल तो हम लोग केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो हम केवल अभी इस पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे. We are not going to give importance to this part. अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं. Wait, where has my page gone? Okay, so that page has come down. तो अब आपको समझ में आ गया है. ठीक, तो अब आ जाते हैं. हमारा जो पहला स्टेप था, मैं एक बार फिर से बता दूं वो स्टेप, एक बार फिर बता दूं. So my first step is what? RUBP, which is a 5 carbon compound, combines with carbon dioxide, which is a 1 carbon compound, to form a 6 carbon compound, which is highly unstable. ये बीच से ब्रेक करता है और बनाता है 3 carbon compound called as 3-phosphoglyceric acid. This is a 3 carbon compound. ठीक, we require an enzyme over here. इस स्टेप को करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है. उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को. ठीक है, सो फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड PGA बन गया. नाउ वंस दिस PGA इज फॉर्म्ड, वी विल कम बैक टू दिस साइकिल एंड लेट अस क्लियर द बोर्ड वंस. अब आपको यहां तक समझ में आ गया. सो आपको ये समझ में आ गया कि RUBP विल कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड to form a 3 carbon compound called as PGA. This PGA will combine with ATP formed during the light reaction. ATP से बनेगा ADP and NADPH जो light reaction में बनाया था, उस NADPH से फिर से आपका NADP बनेगा and हाइड्रोजन ये इसको दे देगा. With the help of ATP and NADPH, it will form what? Glucose. And the remaining carbon जो RUBP का जो 5 कार्बन हमने उधार में लिया था, this will be given back to it. So the first step whereby RUBP combines with carbon dioxide to form 3-PGA, this step is called as carboxylation. This first step is called as carboxylation. Carbon dioxide is accepted by a 5 carbon molecule called as ribulose 1,5-biphosphate. ये इसको accept करता है and 2 molecules of 3 carbon compound PGA is formed. This reaction is catalyzed by an enzyme called as ribulose biphosphate carboxylase. ऑक्सीजनेज जिसको हम रुबिस्को भी कहते हैं. सो दिस फर्स्ट स्टेप, अभी तो हम लोग स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना. सो पहला वाला स्टेप जो है हमारा, दिस फर्स्ट स्टेप वेयर बाई RUBP कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल. यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, वी कॉल इट कार्बोक्सिलेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन. व्हाई? बिकॉज वी आर एडिंग हाइड्रोजन हियर. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. So with the help of hydrogen and ATP, we are forming glucose. Addition of hydrogen is called as reduction. The PGA thus formed, ये जो PGA है, is reduced by ATP and NADPH. इस ATP and NADPH से वो reduced हो जाता है. ये दोनों कहाँ बने थे? During light reaction. This results in formation of glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक, some of this glyceraldehyde 3-phosphate, इसमें से कुछ glyceraldehyde 3-phosphate, ध्यान से देखो. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. ये बनाया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. इसमें से कुछ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे जाकर ग्लूकोज बनाता है. ठीक, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज. ठीक, सिंस यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है, द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज रिडक्शन. ठीक, और जो बचे हुए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, कुछ तो जाके ग्लूकोज बनाया, some part of it, ठीक, of this glyceraldehyde 3-phosphate will regenerate the initial molecule called as RUBP. ठीक, it will form the RUBP so that the cycle can continue itself. ठीक, so this third step is called as regeneration. Is that clear? So simple सा बात है. हमने किया क्या? हम RUBP है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, PGA बनाया, फिर PGA को ATP एंड NADPH से रिड्यूस किया. सेकेंड स्टेप रिडक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज. और बचा हुआ कार्बन से हम अपने आप को रीजनरेट कर लिए ताकि अगले साइकिल में हम फिर इस्तेमाल हो सके. दैट स्टेप इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. सो ये 3 स्टेप है आपका. नाउ लुक एट द एनर्जेटिक्स ओवर हियर. ये तो 3 स्टेप हो गया. नाउ दिस इज योर NCERT का डायग्राम.
दैट वॉज माई डायग्राम, दिस इज योर एनसीईआरटी का डायग्राम, लुक एट इट वेरी केयरफुली। और फिर हम लोग इसका एनर्जेटिक्स यानी कि इसमें कितने एटीपी और एनएडीपीएच खर्च हुए उसका हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन कंपाउंड, ये कंबाइन करता है विद आरयूबीपी विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। दिस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू आरयूबीपी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। और इससे जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज 3PGA, 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ दिस फॉस्फोग्लिसरेट में एक साइकिल होने के लिए यहाँ 2 ATP एंड 2 NADPH ऐड होते हैं। 2 ATP यहां दिया नहीं, मैं बता रही हूं, ठीक। दिस ATP will be converted into ADP and NADPH will be converted into NAD+, ठीक है। This will be converted into ADP and phosphate and NADPH will give हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा और फिर से NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन हट गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज द सेकेंड स्टेप जिससे ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। Some of the triose phosphate will form sucrose or starch or glucose, whatever, and the remaining will be used to regenerate RUBP, and this regeneration of one molecule of RUBP requires 1 ATP molecule once again. तो ये पूरा एक साइकिल करने में कितना ATP खर्च हुआ? 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ, तो टोटल ATP in one cycle is 3. You can see it here. 3 ATP, 2 ATP यहां खर्च हुआ एंड 1 ATP रीजनरेशन में, एंड NADPH कितना खर्च हुआ? 2. You have seen this. 2 ATP gets converted into 2 ADP and 2 phosphate, and 2 NADPH gets converted into NAD+, and the hydrogen is given to phosphoglycerate to form triose phosphate. This step is called reduction. Some of it will be used for forming starch and the remaining will be used to regenerate RUBP. This regeneration requires 1 extra ATP. So 2 plus 1, 3 ATP and NADP is 2. Is that clear? Now, in one cycle, see this, that's the most important thing. जो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। एक साइकिल में तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ है, जबकि ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर विल फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज में आपका कार्बन है कितना? इट इज 6, so you require 6 CO2. So this entire cycle will go for 6 times. एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ते हैं, जब ये साइकिल 6 बार करते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, तब ना ग्लूकोज बनेगा। आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड पास एक ही कार्बन है, आरयूबीपी के पास 5 है। आप ग्लूकोज बनाने के बाद आरयूबीपी का पूरा कार्बन उसको वापस लौटा देते हैं, तो एक साइकिल में तो एक ही CO2 हमने पकड़ा ना। तो ये पूरा केल्विन साइकिल 6 बार जब होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। एक साइकिल में एक CO2 पकड़ते हैं, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, 6 साइकिल जब हम पकड़ते हैं तब जाकर ये 6 CO2 का से हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड आरयूबीपी का पूरा कार्बन आरयूबीपी को लौटा देते हैं, राइट। सो वन साइकिल में फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल, ये कह रहा है आपका let me take another color. For 1 CO2 molecule कह रहा है, for every CO2 molecule 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADP are required. देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ठीक। यहाँ 3 ATP and 2 की जरूरत पड़ती है, ये मैंने आपको बताया था, राइट। सो अब कहता है इसका मतलब NADP से ATP ज्यादा लगता है, ठीक। शायद इसीलिए प्लांट नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन करता है। आपको याद है साइक्लिक में दोनों चीजें बनती हैं, NADP एंड ATP दोनों चीजें बनती हैं। नॉन साइक्लिक में केवल ATP बनता है। तो हम लोग साइक्लिक करते क्यों हैं? दिस इज नॉन साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक एंड दिस इज साइक्लिक, ठीक। इन नॉन साइक्लिक वी फॉर्म बोथ NADP and ATP. Here we form only ATP. What is the another significance of cyclic? ये जो डिफरेंस है, ये जो हमें ATP ज्यादा चाहिए होता है, अगर सारा ATP हम नॉन साइक्लिक से देते तो नॉन साइक्लिक में ATP एंड NADP बराबर बनते हैं। पर साइकिल
number of ATP and NADP is formed, but ATP का requirement ज़्यादा है. This excess ATP we take from cyclic photophosphorylation, which produces only ATP. तो cyclic का एक फायदा क्या है? cyclic में हम केवल ATP बना लेते हैं, तो ATP का खर्चा भी तो ज़्यादा है, तो हम लोग इससे compensate करते हैं. It is probability to beat this difference in ATP and NADP. ये जो ATP और NADP में डिफरेंस है, ATP चाहिए पर साइकिल 3, NADP चाहिए 2. ये जो ATP आपको एक्स्ट्रा चाहिए, शायद इसीलिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्लांट में होता है, क्योंकि साइक्लिक में केवल ATP बनता है, जिससे ये एक्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ ATP को फुलफिल किया जाता है. ठीक. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर प्रोसेस. वंस अगेन लेट अस सी दैट एनर्जेटिक्स इन वन साइकिल ऑफ केल्विन साइकिल, 3 ATP molecules. Now what are the 3? यहाँ 2 ATP, 2 NADP और यहाँ 1 ATP. ठीक है, 1 ATP यहाँ खर्च होता है. So per cycle 3 ATP and 2 NADPH is consumed. ठीक है, for every. So to make one glucose molecule, 6 turns of the cycle are required. ये cycle 6 बार होता है, into 6. तो into 6 कर दोगे. ठीक. तो अगर 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनता है, तो एक साइकिल में 3 ATP है, तो 6 साइकिल में 6 into 3 कितना होगा? 18 ATP. एंड एक साइकिल में NADP कितना यूज होता है? 2. तो 6 साइकिल में कितना होगा? 2 into 6 that is 12. So to make one glucose molecule you require 18 ATP and 12 NADPH. If this cycle takes place 6 times, ठीक, so into 6 कर दो, into 6 कर दो. To make one molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required. So now you can find out how many ATP and NADP will be required. ठीक, so this is the summary of energetics of the Kelvin cycle. With that, Kelvin cycle has come to an end. I'll give you a quick recap and summary of what I have taught you. लाइट रिएक्शन वो फेज है, सिंपल सी बात है, हमें ग्लूकोज बनाना है. ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन, अभी हम बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, एंड एटीपी की मदद से हम ग्लूकोज बनाएंगे विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन विल कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम दिस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से आएगा. So the entire phenomena is divided into 2 phases. One is the light reaction. लाइट रिएक्शन में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं एंड ऑक्सीजन निकल जाता है एंड इस हाइड्रोजन को हम NADP को देते हैं जो आपका NADPH बनाता है एंड सनलाइट से हम ATP बनाते हैं. डार्क रिएक्शन में इस NADP एंड ATP को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर ग्लूकोज बनाते हैं. ये जो डार्क रिएक्शन है वो मैंने आज पढ़ाया है. बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है. वी ऑल्सो कॉल इट डार्क रिएक्शन क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली है. We call it as Kelvin cycle because the cycle was elucidated by Melvin Kelvin, and we call it as C3 cycle क्योंकि इसका पहला stable compound is a 3 carbon compound जिसका नाम है 3-phosphoglyceric acid. ये आपको समझ में आ गया. अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स क्या है. तो सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर चाहिए. ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम क्या है? RUBP which is a 5 carbon compound. Ribulose 1,5 biphosphate, RUBP, ribulose 1,5 biphosphate. ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है. इसके पास खुद के पास 5 कार्बन है. ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिसके पास 1 कार्बन है to form 2 molecules of 3 carbon compound called as 3PGA. This is the first step जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, so we call it as carboxylation. Now इस 3PGA को हम ATP and NADPH जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था, इस NADPH के हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे सच दैट ये वापस NAD प्लस में एंड ATP एनर्जी देंगे इसमें हम लोग जिससे ये ADP एंड फॉस्फेट में टूटेगा एंड इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे टू फॉर्म ट्रायोस फॉस्फेट. So this second step is called as reduction. Some of this triose phosphate will be used to make glucose, sucrose या starch and the remaining will be used to regenerate RUBP. So this is my third step that is called as regeneration. So this is my first step, this is my second step, this is my third step. How much खर्चा is required? एक cycle में we require 2 ATP here and 1 ATP here. That means we require 3 ATP and we require 2 NADPH molecule. 2 NADPH की जरूरत पड़ती है. अब इस एक साइकिल में
केवल 1 कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, जबकि ग्लूकोज बनाने के लिए वी रिक्वायर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो द एंटायर साइकिल टेक्स प्लेस 6 टाइम्स. सो अगर इसको इंटू 6 कर देंगे तो एक ग्लूकोज बनाने में वी रिक्वायर 18 ATP एंड वी रिक्वायर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH. और इस तरह से RUBP रीजनरेट हो जाता है. दिस इज रीजनरेटेड एंड इट इज रेडी टू कंडक्ट दिस साइकिल वंस अगेन. सो इस तरह से आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है. ठीक. सो विद दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट. लाइट रिएक्शन पिछले क्लास से पढ़ा दिए थे. आज हम आपको डार्क रिएक्शन पढ़ा दिए. मैंने पढ़ा दिया है कैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, बट साथ में मैंने आज आपके दिमाग में एक सीड क्या डाला, द डुअल रोल ऑफ रुबिस्को. मैं आपको यहां मेंशन करना भूल गई. लेट मी शो यू दिस पेज वंस अगेन. ठीक. ये दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को. एंड रुबिस्को की खास बात क्या होती है, ये बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज का काम करता है. काम तो ये RUBP पर ही करता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है और C3 साइकिल करता है. बट जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ये ऑक्सीजनेज का काम करता है और इस RUBP को लेकर जाता है इनटू अनदर साइकिल कॉल्ड एज C2 साइकिल, जिसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू दिस डुअल रोल ऑफ रुबिस्को इन डिटेल. ये रुबिस्को का दोगला रोल डिटेल में पढ़ाएंगे एंड फोटो रेस्पिरेशन एज वेल. तब तक आपको एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाओ. देयर इज नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ द एनसीईआरटी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है. सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए. कहीं डाउट है तो वीडियो को फिर से देख लो एंड अदरवाइज यू कैन कम्युनिकेट थ्रू द कमेंट बॉक्स. हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाना मत भूलना. सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. अच्छे से पढ़कर रखना. We'll meet shortly in the next lecture. Till then, keep studying. Good luck and goodbye.